हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। सलामती काउंसिल की जाफ़र एक्सप्रेस हमले की मज़म्मत, तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ ताउन की अपील। नेशनल एक्शन प्लान की तजवीज़ तो आ रही है, लेकिन क्या सियासी जमातों में कंसेंसस हो पाएगा? ऑल दिस इन ज़ोमिन टुडे। स्टार्ट करते हैं सलामती काउंसिल से, जिन्होंने मज़म्मत की है इस सारे टेररिस्ट अटैक को लेकर, और एक बड़ी डिटेल प्रेस रिलीज़ भी उन्होंने जारी की है। आपके सामने अगर मैं रखूं तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जाफ़र एक्सप्रेस पर होने वाले बुज़दिलाना और सफ़ाकाना दहशतगर्द हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है, और सारे जितने भी ममालिक हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं, उन पर ज़ोर दिया है कि वो इंटरनेशनल लॉ और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। इसके अलावा उन्होंने ये दोहराया कि किसी भी मकसद के तहत किया जाने वाला दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिले कबूल और मुजरिमाना है, यानी कि देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर टेररिज्म। सो ये जो एक डिबेट जनरेट होती है कि नाराज़ लोग जो हैं वो दहशतगर्द बन गए हैं, ये उसका जवाब भी है कि इंटरनेशनली उसको कैसे व्यू किया जाता है। अगर आप नाराज़ हैं और आप हथियार उठाना चाहते हैं तो आप हथियार उठा के या तो रियासत से लड़ें, इनोसेंट लोगों के ऊपर अगर आप अटैक कर रहे हैं तो फिर तो आप दहशतगर्द हैं। सो बेसिकली ये जो सारी डिबेट है अराउंड बलोचिस्तान एंड अराउंड द टेररिज्म, इसको एक डिफरेंट लेंस से देखने की ज़रूरत है। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज आर डिवाइडेड। इस सारे मामले पे अगर एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट होकर सामने आई है, जो मुझे बहुत प्रोमिनेंट लगी, वो ये है कि APS हमले के बाद जो पॉलिटिकल कंसेंसस हमें नज़र आया था वो इस दफ़ा नज़र नहीं आया। इस दफ़ा भी वही नॉर्मल की पॉलिटिक्स हो रही थी, रूटीन की पॉलिटिक्स हो रही थी, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए जा रहे थे, और पार्लियामेंट के फ्लोर पे कोई संजीदा कोशिश नज़र नहीं आई कि सिर्फ इसी मसले पे बात करें, इसके हल की तरफ जाएं। इंडियन मीडिया हमारे ही पॉलिटिशियंस को कोट कर करके फेक स्टोरीज़ बनाता रहा, तो ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है? अगर पॉलिटिकल हेड्स ने इस तरह बिहेव करना है, अगर पॉलिटिकल हेड्स इतनी सेल्फिश अप्रोच के साथ चलेंगे, सिर्फ पार्टी ओरिएंटेड होकर सोचेंगे, तो फिर इतना बड़ा जो चैलेंज आज हमारे सामने है, जो कि डायरेक्टली रेलेवेंट है टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, हम इसके साथ कैसे निपट पाएंगे? इसका पॉलिटिकल एंगल डिस्कस करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदुखेल साहब मौजूद हैं, और PTI से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अवैस साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कादिर मंदुखेल साहब, आपसे और अहमद अवैस साहब से हम रूटीन में तो बात करते ही रहते हैं पॉलिटिकल मैटर्स पे, लेकिन क्योंकि जाफ़र एक्सप्रेस वाला सानहा हुआ है, और आई पर्सनली थिंक कि इसके ऊपर बातचीत अभी होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, ताकि मामले को हम अलाइव रख सकें और किसी ना किसी अवेयरनेस की तरफ उसको लेके जाएं, लोगों को समझ आए कि मसला है क्या। बिकॉज़ जो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बड़े परेशान हैं, और इसके ऊपर हमने जो एक ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा देखा इंडिया की तरफ से, सोशल मीडिया का उन्होंने जो यूज़ किया, BLA की वीडियोस चलाई, उनकी कमेंट्री चलाई, तो वो एक दुनिया तो देख ही रही है कि उन्होंने कितनी एक टेररिज्म के दौरान इस तरह का सबूत दिया गैर जिम्मेदारी का, जो कि किसी भी नेशन को नहीं देना चाहिए, चाहे आपके स्टेक्स कितने हाई क्यों ना हो उस रीजन में। बट इंटरनली भी इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली एक चीज़ बहुत डिस्कस हो रही है, वो ये है कि जब APS हुआ था तो एकदम से सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, सारी पॉलिटिकल जमातें हमें बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आई थी, एंड ऑप्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक आप कौम को मैसेज देते हैं कि इस मामले में आपकी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी है। वो चीज़ इस दफ़ा मिसिंग नज़र आई है। इस सानहे पे हमें वो रिकन्सिलिएशन जो एकदम से सामने आनी चाहिए थी, ना ऑप्टिक्स में नज़र आई है, ना एसेंस में नज़र आई है। रादर नज़र ना आना भी खैर होती। इतने पोलराइज्ड बयानात आ रहे हैं, अभी भी एक दूसरे के ऊपर डिग किया जा रहा है। आपके ख्याल में हम यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं? कादिर साहब, यू स्टार्ट फर्स्ट। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। पहली बात तो अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, उनसे तो आप कोई खैर की तवक्को तो रखे ही नहीं। लेकिन सवाल ये जो आपका है कि APS सानिया के बाद हम सब इकट्ठे हुए थे और नेशनल एक्शन प्लान 20 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस हो गए, और उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें इकट्ठे हो गए। इवन की PTI की जो धरना थी 126 दिन की, वो भी उन्होंने खत्म कर दिए APS सानिया की वजह से। लेकिन इस मरतबा क्यों नहीं हुआ है? मैं इसका जिम्मेदार हुकूमत को ठहराता हूँ। उसकी वजह ये कि आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा सानिया हुआ है,
वज़ीर आज़म बहुत अच्छी बात है कि कोयटा गए और अपने साथ उन वज़ीरों को ले गए जिनका कोई ताल्लुक नहीं था इस वाक़े से, इस डिपार्टमेंट से। लेकिन अगर नहीं था तो वज़ीर दाखिला नहीं था, नहीं था तो वज़ीर दिफा नहीं था। और फिर उसके बाद अगर आप असम्बली के फ्लोर पे देख लें तो वज़ीर दिफा जो हमेशा जो है ना वो मुखबर ख़ास के तौर पे मशहूर है, क्योंकि उसने रात 12 बजे जनरल बाजवा को फ़ोन करके अपने रिजल्ट तब्दील कराया और आज तक वो उन्हीं प्लेटफार्म से जीते भी आ रहे हैं या जिताए हुए आ रहे हैं। लेकिन असम्बली के फ्लोर पे आपने उनकी गुफ्तगू देखी, उसमें कोई सीरियसनेस आपको नजर आई? वजह ये कि पीटीआई को छेड़ना और उनको जो है ना वो तनकीद करना और फिर जवाब में यकीनन पीटीआई भी उसका जवाब देती आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल अगर आपकी मुल्क का वज़ीर दिफा के तरफ से ऐसी सूरत हाल हो तो जो अपोजिशन है वो कहाँ सीरियस होंगे? आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच देखी, उन्होंने यही कहा कि नेशनल एक्शन प्लान 2 जो है ना जो है हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन बात कौन करेगा जब आपका खुद हुकूमत सीरियस नहीं हो, आपकी हुकूमत के अहम वजीर सीरियस नहीं हो, जो दिफा का कहलाता है। दिफा का मतलब पूरा मुल्क का दिफा, दिफा का मतलब वो कराची में एक मशीन टूल फैक्ट्री है उसका मिनिस्टर नहीं है, वजीर दिफा पूरा मुल्क वो यूं समझ लो कि आर्मी चीफ और ये तमाम जो डिफेंस अदारे हैं वो भी इनके अंडर आ रहा है। लेकिन अगर उनका रवैया असेंबली में इस तरह हो जो आपने खुद देखा, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की तमाम जमातें इकट्ठी होनी चाहिए, जो कि एक नाखुशगवार वाक़या मैं समझता हूँ। एब्सोल्युटली आपकी बात में इतना वज़न है कि वैसे भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो चीज़ों में लीड रोल ले। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसमें हम सबका हिस्सा है तो हम उसको कलेक्टिवली डील कर सकते थे, लेकिन वो हमें करते हम नज़र नहीं आए। अहमद अवैस साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सीरियस डेलिब्रेशंस की ज़रूरत है जिस हालात से हम निपट रहे हैं इस वक्त। और हुकूमत की तरफ अगर आप नज़र उठा के देखें तो किसी में ना ये सलाहियत लगती है ना वो तैयार है इस काम के लिए। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल आपको दूंगा कि आपने देखा कि इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो कोयटा जाते हैं और वहां जाकर स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, जो कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं है वहां पे। कुछ दिन पहले की बात है कि ये जो वहां पे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं ये तो एक एसएचओ की मार है। अब वो कहाँ गए एसएचओ की मार, वो कहने वाले? ये इतनी सीरियसनेस का, यानी ये रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने इसकी सीरियसनेस का उनको अदराक ही नहीं है बिल्कुल, और पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। यहाँ मुल्क का जो है कि आपने देखा कि ये इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक पूरी की पूरी ट्रेन का हाईजैक हो जाना कोई छोटा सा इवेंट तो नहीं है। और उन्होंने ये बड़े आराम से कह दिया कि ये तो एक एसएचओ की मार है। इसी तरह से जो क्रिकेट का हाल किया वो मुल्क का हाल करना चाहते हैं। ये तो हमें कलेक्टिवली पूरी कौम को नोटिस लेना चाहिए इस बात का। राइट। और अगर यहाँ पे कोई सिविलाइज हुकूमत तो 1 सेकंड के अंदर उनको उठा के बाहर फेंके यहाँ से। किस अंदाज में वो बात कर रहे हैं और मुल्क के हालात क्या सोच के बात कर रहे हैं वो। मैं आपको अब बताता हूँ कि देखिए हमारे हालात की खराबी क्या है। देखिए पाकिस्तान के अंदर एक जो लोगों का एक इंडिफरेंस एटीट्यूड है, जो आपने बिल्कुल राइटली आपने पॉइंट आउट किया, उसकी एक रीजन ये है कि पाकिस्तानी कौम एक तरफ खड़ी है, हुकूमत एक तरफ, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका एक जो जॉइंट एक रिलेशनशिप कायम हो गया। तो जब आप फौज को देखें, हर मुल्क जो है पाकिस्तान बिलखसूस हर पाकिस्तानी फौजी को हीरो की नजर से देखता रहा है हमेशा। उसकी वजह यह है कि इंडिया इतना बड़ा दुश्मन और खतरनाक दुश्मन हमारा रहा शुरू से। हमेशा पाकिस्तान को खत्म करने के लिए उन्होंने 100 किस्म की हरकत की, बातें की और धमकियां दी। लिहाजा इस गरीब कौम ने उस गुर्बत के बावजूद एक मजबूत स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस जो है ना सिर्फ के तैयार की, उसके लिए पूरा जो है बजट जो है इस गुर्बत में अपने पेट काट के भी वो बजट पूरे किए। और एक मुशाक एयर फोर्स को सामने रख लीजिए, नेवल फोर्स को सामने रख लीजिए, और वो अपना काम कर रहे हैं। द थिंग इज के कौम भी जो कर सकती थी उसने किया है, फौज भी जो कर सकती है वो कर रही है।
तो मिसिंग लिंक किधर है? दैट इज माय क्वेश्चन। यही बात कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जब भी मार्शल लॉ भी लगे तो फौज ने कभी अनपॉपुलर रोल प्ले नहीं किया यहाँ पर। राइट। लिहाजा लोगों ने उसको बड़ी तारीफ की, उनको सराहा, उनको कहा कि ये जो पकड़े जा रहे हैं लोग ये वाकई करप्ट थे, इनके खिलाफ सही कार्रवाई हो रही है। एक सिचुएशन थी। लेकिन इस दफा एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई कि आपने एक पार्टी को दीवार से लगा दिया, वो सबसे पॉपुलर पार्टी थी, उसको मैसिव रिगिंग के तहत उसको वोट देने के हक से भी लोगों को रोका गया, उसको पार्टी का सिंबल उससे छीन लिया गया, कॉर्नर मीटिंग तक उसकी अटेंड करने नहीं दी गई, बड़ी मीटिंग जलसे होने नहीं दिए। इसके बावजूद लोगों ने उनको ढूंढ के वोट डाला और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जो इसके बट अहमद अवैस साहब, ये डिबेट जो है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं इससे एग्री भी करती हूँ। मैं सिमरन बात कर रहा हूँ, मैं लंबी उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं अभी कह रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे कोई और पॉइंट रेज करने लगी हूँ। मैं कह रही हूँ ये जो सारी बातें हैं ये हम मुस्तकिल कर रहे हैं, ये तो मुस्तकिल हमारे मीडिया में डिस्कशंस का हिस्सा है, सेमिनार्स में हर जगह ये बात हो रही है। हम इसे 2 मिनट के लिए साइड पे क्यों नहीं रख सकते व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक दिस बिग, इतना बड़ा अटैक हुआ? देखिए, 2 चीजें हुई। एक तो हुई कि बलूचिस्तान के अंदर ये वाकया जो हो रहा है ना, देखिए ये बलूचिस्तान का वाकया, हम उसकी जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं। ये अगर यहाँ पर सीरियस तरीके के साथ नेशनलिस्ट कौम को ऊपर जाम छिड़कने वाले लीडरशिप डेवलप हुई होती और काम कर रहे होते, तो जिस वक्त अमेरिका यहाँ से निकल के गया था उस वक्त इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए थी कि देखो बिलियंस। ठीक है, मुझे कादिर साहब को भी इन्वॉल्व करने दें डिस्कशन में। कादिर साहब, अब आप ये देखें कि बात को जहाँ से भी स्टार्ट करें, बात चली जाती है ब्लेम गेम्स की तरफ और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनकी तरफ, या यूं कह लें कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उसकी तरफ। पीटीआई का एक अपना स्टांस है, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट का एक अपना स्टांस है, वो भी मानना पड़ता है, आप लोगों का भी एक स्टांस है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जहाँ इतना बड़ा वाकया हो गया है कि सलामती काउंसिल कह रही है कि ये तो टेरर वॉच पे हैं लोग और हम समझ रहे हैं पाकिस्तान बहुत गैर महफूज हो गया है, इस कदर रिपोर्ट्स आई हैं। मैं क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी है और मैं अपने प्रोग्राम में इसको बहुत कवर भी करती रही हूँ, 91% इजाफा हुआ है टेररिज्म में। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल फिगर, मतलब दिस इज़ ऑलमोस्ट 100%। और केपी और बलूचिस्तान के मामले को तो हम यहाँ बैठ के इस तरह डील करते हैं कि जिस तरह वहाँ जो हो रहा है उसका हमसे शायद कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये हमारा ये बड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट है, बट ये रियलिटी भी है। ये रियलिटी कब चेंज होगी? क्या ये सिर्फ तब होना होता है जब आप ऑपोजिशन में हो, उस वक्त बलूचिस्तान में कोई कैंप लगा के बैठे तो आप जाके उनके साथ बैठ जाएं क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है? बट जेन्युइनली जब डेप्रिविएशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, उनकी हेल्थ केयर की बात हो रही हो, नोबडी इज बॉदर्ड। ये एक पैटर्न बन गया है हमारी सियासत का। डू यू एग्री टू दैट? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। अब ब्लेम गेम नहीं हो, तब भी मैं 2-4 बातें तो जरूर जो अहमद अवैस साहब ने की है उसको पॉइंट आउट करूंगा। वो हर मर्तबा उनसे आप पूछो अफ्तारी का टाइम क्या होगा, बोलो खान को रिया करो। उनको बोलो शहरी कितने बजे बंद होता है तो खान को रिया करो। इनको पाकिस्तान से सरोकार है ही नहीं है, इनको आवाम से सरोकार है ही नहीं है। एक ही जुमला रटा हुआ है, फॉर्म 47, फॉर्म 45, खान को रिया करो। तो भाई आप कह रहे हैं कि भाई हमें दीवार से लगाया गया, तो दीवार पे चढ़ाए भी तो उन्हीं ने जिनसे आप शिकवे कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जो ना वो फौज मुलवस है, तो फौज तो मुलवस आप कर रहे हो। आज भी हम कहते हैं आइए सियासी लोगों के साथ बातचीत करें। आप कहते नहीं हमने एम्पायर की उंगली ढूंढना है, हमें आर्मी चीफ फोकल पर्सन मुकर्रर कर ले, हमने उधर जाना है। तो भाई आप ये सारे अपनी रवे पे वो कर ले। फिर जो टेररिज्म की मैं बात करूं, आपको याद होगी जब वहां पे एहले तशरीफ, जिसको हम हजारा कहते हैं, कम्युनिटी के लोग शहीद हुए थे कोयटा में, और वहां जो लाशें उन्होंने रखी थी, धरना दिया हुआ था, तो इमरान खान ने कहा ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये आपका रवैया था, जिनके प्यारे दुनिया से गए, शहीद हुए, और वो एहतजाज करें कि भाई कब तक हम इस तरह मरते रहेंगे, तो इमरान खान ने कहा ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने 3500 जो टीटीपी के दहशतगर्दों को रिहा की है, वो तो आपसे वफादारी निभा रही। बिल्कुल किसी ने कहा कि पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी कम हो गई, बिल्कुल मैं ये कहूंगा जब आप डाकू को बैंक मैनेजर बनाएंगे तो डाका कौन डालेगा? जब आप दहशतगर्दों के हवाले पूरा सूबा हवाले करेंगे तो दहशतगर्दी कौन करेगा? आप बता नहीं देते थे अपने दौर में,
आप अपने दौर में सारी जो बनू जेल टूटा, एक फायर नहीं हुआ, तालीब टूटी भी नहीं है, चाबी से खोल के दहशतगर्दों को ले गए, वो आपको नजर नहीं है। आज बेलिए पे सर उठा लिए, आज टीटीपी ने उठा लिए, तो मैं क्या समझूं कि ये इमरान खान के साथ वफादारी निभा रहा है। सवाल ये है, जो आपका सवाल है, जो दो चार बातें मुझे करनी पड़े मजबूरन, लेकिन सवाल ये है कि जब हुकूमत का रवैया मैंने आपके सामने रखा, वजीर दिफा वजीर दाखिला का, आपका क्या रवैया रहा है? आपने क्या इनिशिएटिव को ये कि भाई चलो बाबा आप तुम अपनी बातें अपने पास रखो, हम हाथ बढ़ाते हैं, आइए बैठते हैं। आपने क्या इकदाम किया है? आपके सूबे में आपका एक जिला आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने इसके लिए क्या इकदाम उठाया है? और दूसरी बात मैं ये कहूंगा बलूचिस्तान के हवाले से, मैं ये कहूंगा जो पीपल्स पार्टी की ये दूसरी मर्तबा हुकूमत है, जब पहली हुकूमत में 1.25 अरब रुपए एक एमपीए को तरक्याती फंड की मद में उनको फंड दिया है। क्या बलूचिस्तान के आवाम अपनी एमपीए, जिसमें जमीयत के, जिसमें एनपी के, जिसमें बीएनपी के, जिसमें मुस्लिम लीग नून के, जिसमें पीपल्स पार्टी के, सब शामिल थे, क्या उनसे कोई हिसाब किताब ले रहे कि बाबा आपको 1.25 अरब रुपए 5 साल में दिए, आपने क्या खर्च किए, कहां पे खर्च किए, आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहां बनाया, वो जरा बताया जाए। सवाल ये है कि एक मोटरवे पूरा बलूचिस्तान में नहीं है, एक मोटरवे इस वजह से नहीं है कि जो मेन रोड है कोयटा कराची वाला, वो एक टुकड़ा जो वर्ड वाला था अभी 2 साल पहले मुकम्मल हुआ, क्योंकि कोई छोड़ नहीं रहा था, मेन रोड नहीं छोड़ रहा था। आज भी अगर कोई वाकया होता है तो मेन रोड जो 2 सूबों का शेयर है उसको ब्लॉक किया जाता है चंद लोग। सवाल ये है, कहने का मेरा ये है कि इन सरदारों से, नवाबों से पूछना चाहिए और आवाम को पूछना चाहिए कि न, मैं कहूंगा कि उनको रोजगार दिए आपने, उनको आपने कारोबार के लिए कोई मौके फराहम किए, आपने उनको तालीम के लिए कोई तालीमी इदारे खोले, तो आप आवाम को इन अपनी नुमाइंदों से पूछना चाहिए। These are the real questions. क्या किया हमारे लिए? ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्रॉस द बोर्ड पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए, उसमें सब पार्टीज को पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने अपने प्रपोजल्स लेके आना चाहिए कि किस तरीके से सूरत हाल से निकला जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता। क्या होता है, शोर शराबा, ऑपोजिशन का एक ऐसा रोल हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बन गया है जो हम आंखें बंद करके बता सकते हैं कि कुछ होगा तो वो क्या करेंगे, और गवर्नमेंट का भी हम बता सकते हैं कि कुछ होगा तो वो क्या करेंगे। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ब्रेक लेते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट करें कि ये चेंज होगा, बिकॉज इट्स अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ग्रैंड डिज़ाइन में भी अगर जियो इकोनॉमिक्स को इंपॉर्टेंस देनी है, एम्पावरमेंट की तरफ जाना है, तो बलूचिस्तान बड़ा क्रिटिकल है फॉर दैट। तो कब पंजाब और सिंध और बाकी के सरहद, ये सारे लोग मिल के बलूचिस्तान के लिए खड़े होंगे, या ये सब इसी तरह चलेगा? स्टे विद अस, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और ये जो जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ है, उसके बाद एक ग्रेटर डिबेट क्या होनी चाहिए पार्लियामेंट में, हम उस पर बात कर रहे हैं। अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर ममलिकत हैं अब इंटीरियर के तलाल चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पे कल अदम BLA के सपोर्टर्स के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। अब ये है तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट, ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पे बहुत प्रोपेगेंडा कैंपेन चली और बहुत इस तरह के इंटरनेशनल चैनल्स जो कि बड़ा जिनका नाम है, फॉर एग्जांपल डेली मेल है, स्काई न्यूज़ है, उन्होंने ऐसी वीडियोस चलाई जो क्वेश्चनेबल थी। उन्होंने फेक न्यूज़ के नाम पे उसको वेरीफाई भी करने की बाद में कोशिश नहीं की, ना उसके ऊपर कोई अपॉलॉजी रेंडर की, विच मीन्स के ये जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कंसिस्टेंटली वो साथ साथ चलती है दहशतगर्दी के। अब प्रॉब्लम ये है कि एक रिपोर्ट है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कहा है कि PTI के जो रहनुमा हैं वो खुद परेशान हैं कि जब इस तरह की कैंपेन्स चलती हैं तो उसमें शक किया जाता है कि इसमें PTI भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, बहुत मुश्किल होता है ट्रेस करना। ट्विटर ने खुद कोई 500,000 अकाउंट्स ऐसे बंद किए हैं जो दाइश चला रहा था। लेकिन क्योंकि आप लोगों पे पहले ये बात आती है कि आप लोग बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त भी जो PTI के सपोर्टर्स हैं और जो उनके हैंडल्स हैं ऑफिशियल, उनसे कोई ख़ास हमने कोई फ़र्क नहीं देखा जो इंडिया मीडिया कह रहा था और जो ये कह रहे थे। ये बहुत परेशान कुन है। इससे क्या आप लोग खुद भी परेशान हैं, क्योंकि ये आप लोगों के कंट्रोल में आई डोंट नो है कि नहीं है? देखिए, मैंने आप जैसे अर्ज कर रहा हूँ, बात ये है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर एज ए नेशनलिस्ट बन के सोचना होगा और इफेक्टिव स्टेप के मुतल्लिक कोई ना कोई हमें तदाबीर करनी होंगी, बजाय इसके कि हम न्यूक्लियस को हिट ना करें और पेरिफेरीज के ऊपर हम अटैक करते चले जाएं।
तो मसला हल नहीं होगा बिल्कुल भी। जिसमें फलां के हुकूमत में ये हो गया, ये फलां ने ये किया, फलां ने ये छोड़ दिया, फलां, ये सारी बातें, मसला ये है कि देखिए, मैं इसीलिए ये जो बात कर रहा था उसमें कुछ तमहीदी फिक्रात, जो फिक्रे मैं कहना चाह रहा था वो इसलिए कि जब तक आप उसकी जड़ की तरफ नहीं जाएंगे कि ये कहां से एस्केलेट हुई है सिचुएशन, तो हम उसको कैसे सीधा करेंगे मामलात को। और उसके लिए मैंने ये आपसे कह रहा था कि देखें, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का मादनी वेल्थ के लिहाज से, नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से सबसे अमीर तरीन सूबा है। ट्रू। लेकिन वहां पे आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो जैसे अभी मंदुखेल साहब भी फरमा रहे थे कि वहां पे ना कोई प्रॉपर रोड्स हैं, ना स्कूल कॉलेज हैं, ना कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटीज हैं, ना कोई उनका जॉब प्रोवाइड होती है। जाहिर है जब कुछ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री नहीं होगी तो जॉब कहाँ से मिलेगी। तो इन सारी सूरत हाल को पेश नजर अगर रखें तो आपने ये देखा कि सुई सारे पाकिस्तान में सुई गैस जो है वहां से आती है, लेकिन क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो उसका बेनिफिट उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी, क्या गरीब आवाम को मिली? वो नहीं मिली। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आपके जो दुश्मन है, जो एडवर्सरीज हैं, उनको मौका मिलेगा इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए और वहां घुस बैठने के लिए। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि इस तमाम बातों के साथ अगर पॉलिटिकल सिस्टम ही अच्छा बना दिया जाता कि बिल्कुल जेन्युइनली इलेक्ट होकर लोग आते और सीरियस पुराने बड़े जो वहां पे सरदार पॉलिटिशियन जो जिनकी आवाम के अंदर, कौमों के, यहाँ के लोगों में कुछ जड़ें भी हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं, उन लोगों के इलेक्शंस को धांधली से रोका ना जाता तो वो लोग अगर आके हुकूमत बनाते तो नेशनल कंसेंसस वहाँ बलूचिस्तान की हद तक अच्छा बिल्ट होता और टेररिस्ट एक्टिविटी करने वालों को लोग जब हुकूमत के साथ मिल जाएंगे तो वो पकड़वा देते हैं। आप दुनिया को उठा के देख लें। लेकिन जब हुकूमतें और अवाम अलग अलग होंगे तो वो उनको प्रोटेक्शन दे देते हैं। ये सारी दुनिया में होता है, ये पाकिस्तान अलग नहीं है। ऑलराइट। लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा गया। आपकी बात इन थ्योरी बिल्कुल दुरुस्त है अहमद साहब, बट मैं क्योंकि इस वक्त बिल्कुल किसी और लेंस से बात कर रही हूँ, तो कादिर मंदोखेल साहब, क्या अगर किसी भी वजह से आप पॉलिटिकल स्टेक से बाहर हो जाएं या पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर हो जाएं और आपको लगे कि मैं तो इस वक्त जो मेन एक पूल है डिविडेंड्स का उससे बाहर हो गया हूं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है आप सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि कल अख्तर मेंगल साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने जो अपने खदशात ज़ाहिर किए मुख्तलिफ मौक़ों पे असम्बली के फ्लोर पे कि KP के इलाके में आप शाम को बाहर नहीं निकल सकते, और मेंगल साहब ने जो कुछ कहा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, पाकिस्तान के पोलिटिकल सिस्टम के बारे में, उनको कोट कर करके कहा कि आपके लोग तो खुद अलहदा होने को तैयार हैं। अब ये जो टेम्परामेंट है पॉलिटिक्स का, या स्पेशली हम जो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, ये बात गलत है, नेशनलिस्ट लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आप पॉलिटिकल पूल से बाहर हो जाएं तो आप बिल्कुल ही हर चीज़ को ख़राब कहना शुरू कर दें, और जो आपका आर्च राइवल है वो आपकी बातें कोट कर करके ये प्रूव कर रहा हो कि यहाँ पे तो पता नहीं क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, बात आपकी दुरुस्त है। एक जुमला ओवैसी अहमद साहब ने जो फरमाया वज़ीर आला के बारे में, ये खुद सीनियर वकील है, ये मुझे बताओ कि कानून में, आइन में, इलेक्शन रूल्स में कहाँ मुमानियत है कि एक शख्स अगर केयर टेकर मिनिस्टर हो और फिर वो रिजाइन करके और जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले और उसके बाद वो जीत जाए, जिसके ऊपर कोई दाग भी नहीं हो, कोई इल्ज़ाम भी नहीं हो मुखालिफ कैंडिडेट का, तो ये कहाँ लिखा हुआ है रूल में? ये हक है हर किसी को, वो इलेक्शन लड़ सकता है, किसी भी स्टेज पर लड़ सकते हैं जब कोई मुमानियत नहीं हुआ। आपके यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज जो गैर मुल्की नेशनलिटी लेके बैठा हुआ और आज तक बैठा हुआ है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारा नजर सियासतदानों पे गिरना है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो बात आपने मौलाना साहब और अख्तर मेंगल साहब की बात की, मुझे बड़ा एहतराम है। क्या मौलाना साहब ने सबसे ज्यादा जो हुकूमत बलूचिस्तान में की किसी पार्टी ने नहीं की है। हमारा तो सिर्फ ये 2 दौर है, ये जो अभी है ये भी नून लीग के साथ एहतियात में है, और पिछला दौर पे था वो भी जमीयत के साथ एहतियात में था, जहां उस वक्त हमने 5000 नौकरियां दिए, 1.25 अरब RMPF को दिए। अगर ये कंटिन्यू होता और साथ साथ एहतसाब भी होता, इनसे हिसाब किताब भी ले जाता है कि बाबा आपने क्या स्कूल, क्या कॉलेज, क्या रोजगार दिया है, तो ये हालात नहीं होती।
सर वहाँ के जो लोग हैं, जो 2-3 कैंडिडेट होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, तो ये तो एक अलमिया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, अहमद अवैस साहब। एग्जैक्टली द पॉइंट जो आखिर में कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं, द प्रॉब्लम विद आवर पॉलिटिशियंस इज़ कि जब तक तो सिस्टम उनको सपोर्ट करता रहे या वो किसी तरीके से भी सिस्टम के अंदर रहें, वो समझते हैं सब अच्छा है, उस वक्त ना उनको सिस्टम की खराबियां नज़र आती हैं, ना उनको दूर रस्म नताइज नज़र आ रहे होते हैं अपने ही लिए हुए स्टेप्स के। बट वंस दे आर आउट ऑफ द पूल, वो जो एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है पॉलिटिकल लैंडस्केप की, जब वो रूलिंग से बाहर होते हैं, उससे बाहर जाते हैं, तो उन्हें सब खराबियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उस वक्त वो हर चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। बट टेररिज्म जिसमें डायरेक्ट लोगों की सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, इस पे पॉलिटिक्स करना आई थिंक दैट इज़ वेरी बिलो द बेल्ट। और मैंने ये डिबेट इसलिए करने की कोशिश की कि आपने देखा होगा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कोर इशू के ऊपर अपने पॉलिटिशियन से हम बात कर सकें। वो ज़रूर अपने अपने स्टेक्स बीच में ऐड करने की कोशिश करते हैं और अपनी रिजर्वेशंस ऐड करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर जो वॉर ऑन टेरर जैसी ड्राइव्स होती हैं वो नेशंस मिल के लड़ती हैं और कुछ देर के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो पीछे छोड़ने पड़ते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर और उसके बाद इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू गेस्ट। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। कल हमने शो में आपके सामने डिफेंस एनालिस्ट की राय रखी थी कि वो इसको किस तरह देख रहे हैं, ये जो सान्या हुआ है जाफर एक्सप्रेस का। उसके बाद अभी हमने उसके ऊपर एक पॉलिटिकल डिबेट भी की। हमारे साथ एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो मिलिटेंसी को और कॉन्फ्लिक्ट को रिपोर्ट करते हैं, विच इज़ नॉट ईजी। ये जो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स वगैरह होते हैं, इन्होंने जो अपनी आंखों से देखा होता है, वो खुद किसी एनालिसिस से और ख़ुद अगर उसकी बेस पे कोई पॉलिसी पेपर बनाना चाहे तो वो पॉसिबल होता है। सो लेट्स इनकॉर्पोरेट हिज व्यू एज वेल कि वो कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को। ये जो कॉन्फ्लिक्ट और इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है राइजिंग, स्पेशली इन बलूचिस्तान एंड KP। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आई नो आप बहुत बिजी होते हैं, आपकी जॉब ही ऐसी है। ताहिर साहब, वी ऑल नो कि बलूचिस्तान की बैकग्राउंड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसमें बैरूनी हाथ है, इंडियन एलिमेंट है, अफ़गानिस्तान से ऑपरेटिव्स हैं जो यहाँ आके ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा वाक़या हो जाना और जो मुस्तकिल एक अपटिक है इन द टेररिज्म, आपके ख्याल में फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कीपिंग इन माइंड जो इलीगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं हमारे जो ISPR के लोग हैं, वो जब हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये सारा ज़हन में रखें तो आपको क्या हल समझ में आता है बलूचिस्तान में इस इंसर्जेंसी का? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की प्रोग्राम में। जब भी मैं अगर क्वेटा गया हूँ या इस्लामाबाद में, हम सुनते हैं बलोच रहनुमाओं को, सहाफ़ियों को और कभी दीगर सियासी रहनुमाओं को भी, तो सबका तो मौक़िफ़ यही है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है और इसका सियासी हल होना चाहिए। कुछ लोगों को डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुमकिन है कि आप लोगों ने कभी बात की होगी या उनको सुना होगा। उनका भी यही है कि उन्होंने कोशिश की थी कि उन लोगों से मिले जो आज असलहा उठाए हुए हैं, लेकिन बहरहाल फिर वो कुछ चीज़ें उसमें पेशरफ नहीं होती। तो पॉलिटिकल मसले के हल पे तो सब एक हैं, लेकिन अब अभी तक ये हुआ क्यों नहीं है मसला और पेचीदा क्या हुआ, ये फिर पॉलिसी साजों के लिए एक चैलेंज भी है। और कभी बलूचिस्तान का मसला ये नहीं, बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं है कि आज, हाँ उसमें कोई वो नहीं है कि आज इसमें जो शिद्दत है, जो चैलेंजेस बड़े हैं, वो तो आप समझती होंगी कि यहाँ पर रीजन में, चूँकि यहाँ पर एक जंग हुई है 20 साल और यहाँ पर असलहा बहुत ज़्यादा आया है, इंस्टेबिलिटी थी अफ़गानिस्तान में, तो इस वजह से पाकिस्तान को जो मसाइल हैं, ये आपने बात की ना बलूचिस्तान का, ये असलम अच्छू जो एक बीले के लीडर थे, वो कंदहार में मारे गए थे। उसके बाद फिर आजकल जो नया स्ट्रक्चर है, उसी के सेटअप है उनका, उसके बाद है। तो एक लिहाज से बलूचिस्तान का इशू इसलिए पेचीदा हुआ है कि एक तो बलोच ग्रुप्स का मामला है, फिर वहाँ चूँकि हमारी सरहद है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ बलूचिस्तान का, तो ये सारी चीज़ें फिर बलूचिस्तान में इस वक्त आप देखें कि एक तो बलोच ग्रुप्स है, दूसरा कालदम तहरीक तालिबान भी कभी कभी हमले करती है। वहाँ पर कुछ बड़े बड़े हमले दाइश ने भी किए हैं और
माजी में बलूचिस्तान में फिरकावारियत का मसला बहुत ही संजीदा और पेचीदा रहा था। क्वेटा में खासकर बड़े हमले होते थे। इन सब को मिलाकर और फिर जिस मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम है कि वो आपके सीपेक का एक लिहाज से मरकज है, पाक चाइना जो राहदारी है या सीपेक है, क्योंकि उसमें गवादर पोर्ट है, उसमें अब एयरपोर्ट भी वहां बन गया है। तो पूरी दुनिया की फिर नजर उस पे है कि वहां पर कुछ लोग चाहेंगे कि वहां पर इंस्टेबिलिटी हो और जो गवादर क्या मुस्तकबिल के लिए जो सोच है, जो फिक्र है, फिर बलूचिस्तान में आपके इतने मादनियात है, इतने मिनरल्स है कि बलूचिस्तान के लिए ये चैलेंजेस है। तो कुछ लोकल इश्यूज है और कुछ फॉरेन एलिमेंट्स तो है। डेफिनेटली। आपके ख्याल में अफगान गवर्नमेंट क्यों इस चीज़ को समझने से कासिर है कि पीस इन अफगानिस्तान पाकिस्तान को बहुत सूट करता है, और ख़ुद उनको भी 20 साल जंग लड़ने के बाद और उससे पहले जो सोवियत यूनियन के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट रहा है, इतना लंबा अरसा ऐसा वक्त गुजारने के बाद अब हुकूमत मिली है, तो उनकी कोशिश होनी चाहिए थी कि वो एक जो स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड है उसका हिस्सा बनाएं, अफगानिस्तान को इंटीग्रेट करें। उनको चाइना की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, चाइना बेल्ट एंड रोड में वहाँ इन्वेस्टमेंट चाहता है। जब इतनी सपोर्ट है तो फिर वाई वुड दे वांट टू ट्रीट देयर ओन कंट्री लाइक दिस, के वहाँ से हर तरह के स्लीपर सेल्स ऑपरेट कर रहे हैं, तरह तरह की वहाँ पे तंजीमें आ रही हैं। ये माइंडसेट आप कैसे रीड करते हैं? ये अहम सवाल है और मैं कभी कभी कहता हूँ कि अफ़गान तालिबान को सोचना पड़ेगा कि आया अफ़गान तालिबान अब भी एक जंग करने वाला ग्रुप है या अब हुकूमत में है। 20 साल जंग हो गए, उस वक्त तालिबान पहाड़ों में थे और देहात में होते थे या कभी कभी शहर में हमला करते थे। अब तो तालिबान अफ़गानिस्तान के रूलर्स है, हुक्मरान है और पूरा अफ़गानिस्तान, हत्ता कि पंशेर जो काबुल के शुमाल में सूबा है, जो इनकी पहले हुकूमत थी 96 से 2001 अक्टूबर तक, तो वो उनके कंट्रोल में नहीं था जी। और शुमाल में उनका कंट्रोल माजी में उतना मजबूत नहीं था, अब तो लेकिन वो भी अब मुकम्मल कंट्रोल है उनका, पूरे सरहदात भी, पूरा मुल्क भी। तो लिहाजा आपकी तरजीहात अब तब्दील होनी चाहिए। आपने दुनिया के साथ वादे किए हैं, न सिर्फ दोहा मुआहिदे में। वो कभी कभी कहते हैं ना कि दोहा मुआहिदा तो हमारा अमेरिका के साथ है, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोहा मुआहिदे में आपके कुछ ऐसे वादे हैं जो एक पूरे खित्ते में, पूरे दुनिया पे लागू होते। आपने चीन का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन का तालिबान के साथ बहुत अच्छे रवाबित भी है और चीन वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले तालिबान के मुकम्मल सफीर को कबूल किया है। चीन का सफीर अफगानिस्तान में मौजूद है, वहाँ पर सरमाया। तो अब लेकिन चीन के भी खदशात हैं। ये तो चीन की असल में खामोशी सफारतकारी है। तो इस वजह से चीन की चीज़ें हमारी तरह नहीं आती, क्योंकि हमारा तो ऑन ग्राउंड बड़े मसाइल हैं हमारे। जिस तरह के बलूचिस्तान में ट्रेन का हुआ, उससे चंद दिन पहले बन्नू का बहुत बड़ा हमला हुआ, कल भी हमले हुए हैं रात को लकी मरद में, बन्नू में। तो हमें जो मसाइल है सिक्योरिटी के, वो शायद किसी और पड़ोसी मुल्क को नहीं है। लिहाजा हमारे खदशा जिनवन है। आपने कहा कि अफगानिस्तान के तालिबान क्यों इस पर नहीं लेकर, उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम भी कुछ ना कुछ तो है। अब कल खबरें आपने पढ़ी होगी, सिराजुद्दीन जो वजीर दाखिला है वो 2 महीने बाद खौस के किसी मस्जिद में नजर आए हैं। वो जब उसके चचा हमले में वो जब भाग हुए थे दिसंबर में वजीर मुहाजिरीन, तो फिर उसके बाद वो दफ्तर ही नहीं गए। तो कुछ थोड़े से मसाइल उनके अपने भी हैं। और फिर आज मैं उज़्बेकिस्तान का आज मैं पढ़ रहा था कि उज़्बेकिस्तान के वैसे तालिबान हुकूमत के बहुत अच्छे मरासिम हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ज्यादा जो आना जाना होता है उन्हीं के, लेकिन उनके भी खदशा, टेररिज्म वहां भी और उसमें उनका जो उसके दीगर इशूज भी है, खवातीन का मामला है। फिर उन्होंने जो उज़्बेकिस्तान ने कुछ हेलीकॉप्टर अमेरिका के हवाले किए हैं, जो उसमें लोग चले गए थे, कुछ साबिक हुकूमत के लोग, लेकिन उनको अपनी उज़्बेकिस्तान इस्लामिक जो मूवमेंट है उसके हवाले से भी उनको तशवीश है। चीन को भी तशवीश है, लेकिन चीन जरा चूंकि वहां पर इतना बड़ा मसला सिंकियांग में नहीं है, लेकिन हमारे जिन्होंने है, तो लिहाजा हमारे लोग बोलते हैं और उनको जवाब इसलिए देना पड़ेगा कि जब आप नहीं देंगे या खदशात होंगे, सिक्योरिटी मामलात होंगे,
तो फिर तो अफगानिस्तान के लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। डेफिनेटली, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, आपने हमें जो किया। इस सारे एनालिसिस का जो मैं कल से कर रही हूँ, पर्पज़ ये है कि हर एंगल से हम टेररिज्म के इस मसले को एड्रेस करने की कोशिश करें। तो अफ़गानिस्तान का इशू जो है वो, जैसे ताहिर साहब भी कह रहे थे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी उससे परेशान है, इफेक्टेड हैं, चाइना भी इफेक्टेड है, रशिया भी इफेक्टेड है। आपको याद होगा मॉस्को में एक कॉन्सर्ट पे अटैक हुआ था, उसकी भी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। अब दाइश के साथ साथ वहाँ पे सीरिया से जो इन्फ्लक्स आ रहा है, सीरिया से जो मिलिटेंट्स भाग रहे हैं क्योंकि उनके मुखालफिन की वहाँ पे हुकूमत बन गई है, वो भी आके वहाँ पनाह ले रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस कि वो इतना बड़ा हब बनता जा रहा है मिलिटेंट ग्रुप्स का कि अगर तालिबान खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते तो उसका इफ़ेक्ट पूरे रीजन पे पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मोस्ट इफेक्टेड पाकिस्तान है और हमें इस डिस्कोर्स को, इस डिबेट को चलाते रहने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि जब कोई वाक़या हो हम 2 दिन न्यूज़ साइकिल को फॉलो करें और उसके बाद इसको सबसाइड कर दें। विल ट्राई कि हम और भी एस्पेक्ट्स इस प्रॉब्लम के आपके सामने रखते रहें। आई विल सी यू टुमारो।